Hello friends, welcome to Bhavyam classes. So today in today's class we are going to discuss previous year question paper of political science. So this paper was from the 5th of August 2022 and from the second shift. So let us start by looking at the first question. So first question is saying that arrange the following in chronological order. That means इन्हें कौन पहले कौन बाद में या उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है. तो फर्स्ट इज सेइंग सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान. सो सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान टुक प्लेस इन 1979. Fall of Berlin Wall. So fall of Berlin Wall took place in 1989. Disintegration of Soviet Union took place in 1991. Russian Revolution took place in 1917. Warsaw Pact was signed in 1955. So first ऑब्वियस है कि रशियन रेवोल्यूशन सबसे पहले आएगा, तो डी सबसे पहले आ गया. उसके बाद ई आ जाएगा वॉर्सा पैक्ट 1955. उसके बाद आ जाएगा सोवियत इन्वेजन ए, देन बी, देन सी. सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. सो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, आगे भी मिल रहे हैं. दोनों ही बुक से क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन आए हैं, तो क्रोनोलॉजी को इस बार अच्छे से पढ़ के जाना है. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन. कहने का मतलब है कि सोवियत यूनियन जब डिसइंटीग्रेट हो गया था तो उसके क्या क्या परिणाम हुए थे. तो फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग ग्लोबल वॉर ऑन टेरर. सो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर वॉज स्टार्टेड just after Taliban, or we can say the Al Qaeda attacked on World Trade Center. So it was not the consequences of disintegration of Soviet Union. End of Cold War confrontation. Yes, this is correct. क्योंकि जब सोवियत डिसइंटीग्रेट हो गया तो एक ही पावर बची, तो यूएसए बची, तो उसके बाद ऑब्वियस है कि वो कोल्ड वॉर एंड हो जाएगा. देन फॉर्मेशन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट. यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि इसके बाद से ही हमें पता है कि यूएसएसआर के डिक्लाइन के बाद 14 + 1 14 इंडिपेंडेंट स्टेट बनते हैं, और प्लस रशिया. तो सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. Gulf War was not the result of disintegration of Soviet Union, but it was the result when Iraq attacked on Kuwait. So this is wrong. Then fifth one is saying power relation in world politics change. यस, दिस इज करेक्ट, क्योंकि पहले दो सुपर पावर्स हुआ करती थी, अब एक ही सुपर पावर बची, तो अमेरिका की हेजमनी इसके बाद हमें देखने को मिलती है. सो बी, सी एंड ई इज करेक्ट. सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बर्लिन वॉल इज फॉल्स. तो स्टेटमेंट को हम ध्यान से पढ़ेंगे. इसमें कह रहा है कि कौन सा सेंटेंस गलत है. फॉल्स वर्ड पे फोकस करना, इसमें गलत सेंटेंस को ढूंढना है. सो इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर. यस, दिस इज करेक्ट, क्योंकि हमें पता है कि कोल्ड वॉर एरा कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में कन्फ्रंटेशन के रूप में सामने आया था, तो उसी का रिजल्ट था कि बर्लिन वॉल बन जाता है जर्मनी में. वेस्ट बर्लिन एंड ईस्ट बर्लिन, या वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी में डिवाइड हो जाता है. वेस्ट जर्मनी जो कि कैपिटलिस्ट के कंट्रोल में था, या यूएसए लेट्स पावर के कंट्रोल में था, और ईस्ट जर्मनी जो कि यूएसएसआर के कंट्रोल में था. सेकेंड इज सेइंग द सिंबलाइज द डिवीजन बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट वर्ड. यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. इट मार्क द यूनिफिकेशन ऑफ द टू पार्ट ऑफ जर्मनी. Third and fourth is saying it was broken by the people on 9th of November 1989. Yes, fall of Berlin Wall took place on 9th of November 1989. So option 4 is also correct. So it is obvious that third one is wrong. So in answer you will mark third one. Like you have to mark that third one is correct, although the statement is wrong. सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अगला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग करके है. इसमें लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दिए हुए हैं. सो लिस्ट ए में ऑपरेशंस के नाम दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में ईयर दिया हुआ है कि कौन से ईयर में कौन सा ऑपरेशन होता है. सो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन इन्फिनिट रीच, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम एंड ऑपरेशन इराकी
फ्रीडम। सो इन सारे ऑपरेशंस के बारे में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ के जानना है इस बार भी। सो डी से स्टार्ट करते हैं। तो ऑपरेशन इराक की फ्रीडम कब होता है? इट टुक प्लेस इन 2003। देन सी ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, इट टुक प्लेस ड्यूरिंग or just after the incidents of 9/11. So 9/11 was the major, we can say the one of the most important event in the world politics that took place in 2001, and just after that US launched the Operation Enduring Freedom, and under that it also launched the global war on terror. Then Operation Infinite Reach 1998. Operation Infinite Reach was launched by USA to destroy the camps of Al Qaeda. Like there was many bases of Al Qaeda in Africa and even in Asia, so it was launched to destroy the bases of Al Qaeda, and Al Qaeda attacked many of the embassies of USA during this period, just after the 1990s 1990 के दशक में अल कायदा ने बहुत सारे यूएस एम्बेसीज को हानि पहुंचाई थी, उस पर हमला किया था। तो उस चीज़ का कह सकते हैं बदला लेने के लिए, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन इन्फिनिट रीच लॉन्च किया था 1998 में यूएसए ने। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म वो लॉन्च इन 1990। सो ये ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म ये कह सकते हैं गल्फ़ वॉर का ही रिजल्ट था, क्योंकि गल्फ़ वॉर जब इराक हमला करता है कुवैत पे, उसके बाद ही ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ था। सो लेट अस लुक विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो ए सेकेंड यहाँ पे है और ए सेकेंड यहाँ पे है, तो ऐसे तो सही लगा नहीं सकते। अब बी देखेंगे, बी का फर्स्ट होना चाहिए, यहाँ पे बी का थर्ड है, तो ये अपने आप ही गलत हो जाएगा। ये तो गलत ही था, ये भी गलत था, तो अपने आप फोर्थ वन इज करेक्ट। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये इजी सा क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत है। हु वर द जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन 1985? सो इट वाज मिखाइल गोर्बाचेव। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इन तीनों के बारे में। निकिता क्रुश्चेव कौन था? ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम पे हेड था। 1960s के 1960 के दशक में जो होता है उस टाइम पे सोवियत यूनियन का, या कह सकते हैं जनरल सेक्रेटरी सोवियत यूनियन का। बोरिस येल्सिन, ये जब सोवियत डिक्लाइन हो जाता है उसके बाद पहला जो प्रेसिडेंट बनता है वो था। और लियोनिद ब्रेजनेव इसके पहले आता है, गोर्बाचेव के पहले ही आता है। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। सेकेंड क्वेश्चन हमें मिला है जो सीक्वेंस की बात कर रहा है, मतलब क्रोनोलॉजिकली हमें अरेंज करना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आसियान। तो आसियान कब इस्टेब्लिश होता है? 1967 में। कब होता है? बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद। बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद 1967 में आसियान को इस्टेब्लिश किया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आसियान? सो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अनदर क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड, हाउ मेनी कंट्रीज आर पार्ट ऑफ आसियान? सो इन टुडे, और we can say today 10 countries are part of ASEAN. You should look all the countries like Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, all these countries are important. You should read that. You should look into the countries that are important for your exam point of view. China take over of Tibet. So तिब्बत एक टाइम पे ऑटोनोमस रीजन हुआ करता था, बट 1950 में कह सकते हैं चाइना को उसने टेक ओवर कर लिया। हमें ये भी पता है कि चाइना को जब उसने टेक ओवर किया उसके बाद दलाई लामा, जो आज भी उसके बाद इंडिया में चले आते हैं दलाई लामा, और दलाई लामा इंडिया में आते हैं, कह सकते हैं वो भी वन ऑफ द रीजन था जिसके कारण चाइना और इंडिया का वॉर हुआ। तो इसके बाद 1962 में चाइना और इंडिया का वॉर भी होता है, उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। ओपन डोर पॉलिसी अडॉप्टेड इन चाइना, इट वॉज अडॉप्टेड इन 1978। जाओ इंगलाई के रीन में ओपन डोर पॉलिसी अपनाया जाता है। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब सिंपल था कि इसके पहले चाइना सब कुछ क्लोज इकॉनमी थी उसकी, बट ओपन डोर पॉलिसी अपनाने के बाद उसका ट्रेड बाकी कंट्रीज से होने लगा। इवन उसने अमेरिका के साथ पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश
किया। सो ओपन डोर पॉलिसी 1978 में अपनाया जाता है। एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये तो इजी है, 1945। देन यूरोपियन यूनियन वॉज established. It was established in 1992. And which agreement was signed that led to the establishment of European Union? So it was Maastricht Agreement. Maastricht Agreement was signed between the European countries that led to the establishment of European Union in 1992. Now let us arrange these incidences. So 1950, 1967, 1978, 1992. So it is obvious that E will come at last. So E will come at last. So let us look in three options. E is at last. Now we look B. So B, China takeover of Tibet in 1950 and end of Second World War 1945. It will come first. So D will come first, and which will come at last? C or E? So E will come at last. So option 4 is correct. So let me revise. Let me say it again. So D, Second World War, end of Second World War, it will come first, 1945. B, takeover of China, takeover of Tibet by China in 1950. Then A, 1967, Bangkok Declaration. Then C, 1978, and E, 1992. So that was the chronological order of this question. So just read it. You have to read Pol Science in detail. And if you have any doubt regarding, or if you have to study all of these again, then you can join our course. You can download our application Vavyam Classes, and there you can find a lot of courses even on the Pol Science. Let us move to the next question. So to introduce a market economy in 1970s, China did not adopt. So read carefully this question. China did not adopt. It says China did not adopt. So open door policy, yes, it was adopted earlier. In the previous slide we talked about that it was adopted in 1978. So yes, then privatization of agriculture industry, yes, this also took place in China. Then foreign direct investment and creation of special economic zones, yes, foreign FDI flow increased in China, and that even led to the investment in industry and agriculture. So that was the whole idea about behind the open door policy, that we have to bring investment to the country so that development could take place. Since during the 1970s, starting of 93 or just after the death of Mao Zedong, we see there was a decline in the agriculture sector. So agriculture sector was behind the growth of industry, but now since agriculture sector was in declines, तो पैसा कहाँ से आएगा इंडस्ट्रीज के लिए? तो वो पैसा कहाँ से आया? वो पैसा बाहर से मंगाया गया FDI के रूप में. So that was the whole idea behind the open door policy, or we can say the market economy in 1970s. Then USSR model of shock therapy. So this statement is wrong. So correct option is, since option was saying or we can say question was saying China did not adopt. So China did not adopt the USSR model of shock therapy. So this statement is correct, although the statement is in itself is wrong. Now move on to the next question. So अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मार्शल प्लान, ये भी इजी सा क्वेश्चन है कि मार्शल प्लान अगर आप इंटरनेशनल और वी कैन से ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर पढ़ोगे तो शायद एनसीईआरटी के पहले पेज पे ही मिल जाएगा मार्शल प्लान क्या था. तो मार्शल प्लान क्या था? साउथ एशिया ट्रेड एक्ट? नो, इट वाज नॉट दैट. देन इंटरनेशनल फोरम फॉर वॉर क्रिमिनल्स? ये भी नहीं था. अमेरिकाज मैसिव फाइनेंशियल हेल्प टू यूरोप? यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि हमें पता है कि 1948 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1945 में ख़त्म होता है. उसके बाद यूरोप की इकॉनमी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, क्योंकि मेजर बैटल्स, मेजर वॉर्स टुक प्लेस ओनली इन यूरोप. सो जो इकॉनमी उसकी डिस्ट्रॉय हुई थी, उस इकॉनमी को रिकवर करने के लिए मार्शल प्लान बनाया गया. उसके बाद इवन एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया गया जो बाद में OECD का रूप लेगा. अभी देखेंगे हम आगे, OECD भी देखेंगे. सो उस चीज़ के लिए अमेरिका ने बहुत सारा फाइनेंशियल हेल्प यूरोप को दिया ताकि वो अपनी इकॉनमी को रिवाइव कर सके. सो दैट वाज इजी वन. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
अगला क्वेश्चन यही है, OECD. So the full form of OECD is Organization for Export Cooperation and Development. No, this is not. Organization for Economic Cooperation and Development. Yes, this is right. Second statement is right, that the full form OECD is Organization for Economic Cooperation and Development. So for this year paper, you might be asked where is the headquarter of OECD. So it is there in Paris. Then when was it established? It was established in 1961. And one of the most important fact about OECD is that only Asian country that is part of OECD, that is Japan. So you might be asked that which are the countries are part of OECD. So majorly the developed countries like America, Canada, and most of the countries of European Union, they are part of OECD. Almost 30 plus countries are there in OECD. So OECD is an important organization from your exam point of view, in general as well. So from your exam point of view, Paris, France, headquarter is there in Paris, France. 1961 was the date of the establishment of OECD, and Japan is the only Asian country that is part of OECD. So Organization for Economic Cooperation and Development is the full form of OECD. Now let us move to the next question. So this one is also easy one. In the previous slides we saw that when ASEAN was established, so it was established in 1967. We saw the Bandung, Bangkok Declaration. Yes. So establishment of ASEAN, it took place in 1967. So this one was easy. It is only asking the date of establishment of ASEAN. It was in 1967. So by looking all these questions, we can say that you have to keep in mind the various dates or year of establishment of various organization, important, or not all the organizations important, but some of the organization like ASEAN, like NAM, like EU, BRICS, SHARC, all these organizations are important. So you should just keep in mind when they were established and what are the objectives behind the establishment of that particular organization. So now let us look at the next question. So this question is from the second book, the Independent India Since Independence. So which of the following is the major issue between the government of Bangladesh and India? So इनमें से कौन से मुद्दे हैं जो बांग्लादेश और भारत के बीच में हमेशा से कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है उनके बीच में. सो बांग्लादेश और इंडिया का अगर हम रिलेशन देखें तो हमें दो चीज़ें पढ़नी होती हैं, एरियाज ऑफ कॉपरेशन एंड एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. सो एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली पूछ रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में, क्योंकि इकोनॉमिक रिलेशन, वाटर डिस्प्यूट, ये दोनों तो इंडिया ने सॉल्व भी कर लिया, ऑलमोस्ट सॉल्व भी कर लिया है. तो टेररिज्म और इन्फिल्ट्रेशन बचता है. तो टेररिज्म, Islamic fundamentalism is an issue there between areas of conflict, but not terrorism. Infiltration is the major issue between इंडिया एंड बांग्लादेश. क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है कि जो बांग्लादेशी हैं, या कह सकते हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए, वो बंगाल, असम, जो भी बॉर्डरिंग स्टेट है बंगाल के साथ, उन बांग्लादेश के साथ, वहाँ से बांग्लादेशी घुसपैठिए इंडिया में आते हैं. और उसके कारण जो इंडियंस है, लाइक असम में, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे इश्यूज हो रहे हैं. इवन असम इंडिया और असम के साथ एक अकॉर्ड भी साइन करना पड़ा राजीव गांधी के टाइम पे कि हम इन बांग्लादेशियों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजेंगे, जो 1971 के वॉर के जस्ट बाद आए थे. क्योंकि हमें पता है कि 1971 का वॉर यू कैन से, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, बट लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश वॉर जब हुआ था, उसका अगर रीजन भी देखें तो जो पाकिस्तानी आर्मी थी वो बहुत सारे बांग्लादेशियों को मार रही थी. इवन आर्सन्स, रेप, मर्डर, ऑल दीज थिंग्स वर कमिटेड बाय पाकिस्तानी आर्मी. सो बहुत सारे लोग माइग्रेट कर रहे थे उस टाइम भी, बट वॉर के टाइम भी माइग्रेट किया, वॉर के जस्ट आफ्टर भी वो लोग माइग्रेट कर रहे थे. क्योंकि माइग्रेशन का मेन पर्पज क्या होता है?
पलायन का मेन पर्पज क्या होता है कि हमें जॉब चाहिए, हमें बेटर लाइफ चाहिए, एंड दे वर सीइंग दैट इंडिया इज अ बेटर प्लेस फॉर देम। सो इसलिए वो लोग वहाँ से बांग्लादेश से इंडिया आ रहे थे। बट ये एक अब मेजर इशू बन चुका था। इवन इन्फिल्ट्रेशन का इशू आज भी है, रोहिंग्यास बांग्लादेश के जरिए ही माइग्रेट कर रहे हैं इंडिया में, वो भी इशू रहा है इंडियन गवर्नमेंट और बांग्लादेश के बीच में। सो दिस वन इज अ मेजर एरिया ऑफ conflict. So the correct option is the fourth one, that is infiltration. Okay. In 1989, the Indian peacekeeping forces pulled out of Sri Lanka without attaining its objective, because ये इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के बारे में पूछ रहा है कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स हमें पता है कि श्रीलंका गई थी राजीव गांधी के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ राजीव गांधी के टाइम पे हमें देखने को मिलता है कि ये राजीव गांधी के टाइम पे श्रीलंका जाती है 1989 में, बट वापस आना पड़ता है, बिना उसका ऑब्जेक्टिव भी पूरा नहीं होता और उसे वापस आना पड़ता है। क्यों वापस आना पड़ता है, इस क्वेश्चन में वही पूछ रहा है। सो फर्स्ट इज सेइंग इंडिया साइंड एन अकॉर्ड विथ श्रीलंका। सेकेंड स्टेटमेंट सेइंग द इंडियन आर्मी गॉट इनटू फाइट विथ लिट्टे और LTT, liberation tiger of Tamil Elam. You could be asked the full form of Litte, so you should keep in mind that liberation tiger of Tamil Elam. Third statement is saying the Indian government wanted to stabilize relations between the Sri Lankan government and the Tamils. So this could not be reason. ये तो ऑब्जेक्टिव था बट रीजन नहीं था कि वो वापस आ गए, जो पीस कीपिंग फोर्स था इंडिया का उसे वापस बुला लिया गया था। फोर्थ वन इज सेइंग इंडियन ट्रूप्स वर नॉट लाइक्ड बाय श्रीलंका, दिस माइट बी अ रीजन, वी विल लुक। देन फिफ्थ वन इज सेइंग श्रीलंकन तमिल्स सॉ दिस एज इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स। सो which options are correct, let us look. So D is correct, like since we all know that Indian troops were not liked by Sri Lankans, not even by Sinhalese, not even by Tamils. So D is correct, and E is correct, D and E is correct, and the Indian army got into fight with Sri Lankans. So B, D and E is option 4 is correct. One is C is not correct because it was the reason behind sending the peacekeeping force, Indian peacekeeping force, not behind the withdrawal of Indian peacekeeping force. Just keep in mind that, इसको ही ध्यान में रखना है कि मैं फिर से हिंदी में रिपीट कर देता हूँ कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका से वापस बुलाने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं या क्या क्या कारण थे, हमें इसी बात को इसमें डिस्कस करना है। सो इस ऑप्शंस को पढ़ना, और अगर देखोगे तो इंडियन आर्मी लिट्टे से फाइट में फंस जाती है, वो भी एक रीजन था। इंडियन ट्रूप्स वर नॉट लाइक्ड बाय श्रीलंकन एंड श्रीलंकन तमिल सॉ एज इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स वॉज सेंट टू श्रीलंका इन, पीछे वाले क्वेश्चन में इसका आंसर दिया हुआ है, 1989 में वापस बुला लिया गया था, हमें पता है 2 साल के लिए थी वहां पे, तो 1987 ऑब्वियस सी बात है 1987 में। देन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन नेपाल टिल 2006, 2006 तक नेपाल में किस तरीके की गवर्नमेंट थी। सो इट वॉज देयर इन एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब यहाँ पे 3 टर्म्स आते हैं, एक तो होता है मोनार्की, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और एक होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, या कह सकते हैं रिपब्लिक। सो नेपाल पहले मोनार्की था, वहां पे मोनार्क्स हुआ करते थे, कहने मतलब राजा ही रूल करता था, सब कुछ सारी पावर्स राजा के हाथ में ही होती थी। किंग वॉज द सुप्रीम लीडर। उसके बाद वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन तो होगा और उसके साथ साथ राजा भी होगा उसके साथ साथ, बट
बाद में नेपाल रिपब्लिक हो गया जब कॉन्स्टिट्यूशन उसका आ गया 2015 में, उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो जाता है। क्योंकि मैं पता है कि 2006 और 8 के बाद बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं नेपाल में, तो उसके कारण वहाँ पे जो राजा था उसकी पावर, उसको हटाने की बात चल रही थी कि आप हटो, पीपल विल रूल, दैट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल रूल नेपाल। उसके बाद रिपब्लिक बन जाता है। रिपब्लिक का मतलब है, अगर हिंदी में बात करें तो गणतंत्र। इसका मतलब है कि जो रूलर होगा वो इलेक्ट होके आएगा, उसको जनता लेजिटिमेसी देगी, जनता के द्वारा उसको लेजिटिमेसी प्राप्त की जाएगी, तभी वो रूल कर सकता है। इवन मोनार्की को भी कुछ टाइम पे लेजिटिमेसी नेपाल में थी, बट बाद में 1990s में, 1990 के दशक में वहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट होते हैं, और 2008 या 15, एग्जैक्टली 15 में, 8 में तो शायद वो हट भी गया था, 15 में एग्जैक्टली मोनार्की वहाँ से हट जाती, मोनार्की वहाँ पे ख़त्म ही हो जाती, रिपब्लिक आ जाता है। ठीक, तो इसका आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो तीन तीन टर्म्स हैं इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी का मतलब है डेमोक्रेसी तो होगा ही, साथ साथ कैपिटलिज्म एज एन आइडिया फॉलो किया जाएगा। तो अमेरिका अमेरिका इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अमेरिका इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतंत्र, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड फ्रॉम द पीपल, वो कोई भी हो सकता है। इवन इसका एग्जाम्पल इंडिया भी हो सकता है, यूके भी हो सकता है, फ्रांस भी हो सकता है। तो डेमोक्रेसी कहीं भी हो सकता है, मतलब किसी भी जहाँ भी लोग चुन के आ रहे हैं, लोग चुन के भेज रहे हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुत सारी पार्टीज आपस में लड़ रही इलेक्शन, वहाँ पे डेमोक्रेसी कहा जा सकता है। कम्युनिस्ट का मतलब है जहाँ पे मार्क्सिज्म के आइडिया, मार्क्स के आइडियाज़ के बेसिस पे स्टेट को रन किया जाएगा, उसे कम्युनिस्ट स्टेट कहेंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल चाइना है। इससे पहले एक एग्जाम्पल यूएसएसआर हुआ करता था, बट वो 1991 में डिक्लाइन हो गया था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस question. Now let us move to the next question, that is saying that India's conflict with Pakistan over strategic issues like, मतलब कहने का मतलब है इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट किन किन मुद्दों पे रहता है, और स्ट्रेटेजिक इशू इसमें पूछ रहा है। वैसे मुद्दे तो बहुत सारे हैं, बट स्ट्रेटेजिक इशू इसमें कौन सा है, कहने का मतलब है ऐसा कौन सा मुद्दा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, मीन पाकिस्तान के लिए, बट उसके ऊपर इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट है। सो इम्पोर्ट नेचुरल गैस फ्रॉम अफगानिस्तान। ठीक है, ये नहीं, अफगानिस्तान से अगर नहीं आने देगा तो कोई दूसरे रूट से आ जाएगा, तो नॉट स्ट्रेटेजिक। Role of non-regional powers in South Asia. No, this statement is wrong. India's demand for permanent seat in Security Council. Yes, India is demanding permanent seat in Security Council, but इट हैज नथिंग टू डू विथ पाकिस्तान। पाकिस्तान का इसमें कोई रोल है नहीं। पाकिस्तान ना भी सपोर्ट करे तो जो भी वीटो पावर वाले कंट्रीज़ हैं, लाइक अमेरिका, लाइक ब्रिटेन, लाइक चाइना, फ्रांस, रशिया, अगर ये लोग सपोर्ट करते हैं तभी परमानेंट सीट मिलेगी। और 4 आउट ऑफ 5 कंट्रीज ने इंडिया को इवन सपोर्ट भी किया है। यूएसए ने, रशिया ने, फ्रांस ने और ब्रिटेन ने, ये लोग इंडिया को सपोर्ट भी कर रहे हैं कि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। हालांकि चाइना विरोध करता आ रहा है, चाइना हमेशा से विरोध करता आ रहा है कि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, हम उस पर बाद में आएंगे, क्लास में देख लेना, उसे कवर कर लेंगे। सो इंडिया डिमांड फॉर परमानेंट सीट इन सिक्योरिटी काउंसिल, दिस इज नॉट एन स्ट्रेटेजिक इशू। सो कंट्रोल ऑफ सियाचिन ग्लेशियर इज एन स्ट्रेटेजिक इशू। इससे रिलेटेड एक वॉर भी हुआ इंडिया और चाइना में, कारगिल वॉर यही था, मतलब सियाचिन और कारगिल का जो इलाका है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी इस एरिया को कंट्रोल करना चाहती थी। 1999 क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द कारगिल वॉर 1999? सो ही वाज, और वी कैन से द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द कारगिल वॉर। एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के रूल में वन ऑफ द सबसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स कौन सा होता है, तो इंडिया न्यूक्लियर वेपन बना लेता है। इसके टाइम पे ही 1998 में पोखरण टेस्ट होता है, उसके बाद इंडिया न्यूक्लियर वेपन बना लेता है। ठीक, इससे पहले इंडिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का प्रयास कब किया था? सो इट वॉज ड्यूरिंग इंदिरा गांधी टाइम, एंड द ऑपरेशन वॉज नेम्ड एज लाफिंग बुद्धा। सो वी कैन से इंदिरा गांधी के टाइम पे भी प्रयास किया गया था। लाफिंग बुद्धा नाम था उसका, स्माइलिंग बुद्धा, नॉट लाफिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा।
स्माइलिंग बुद्धा वॉज नेम ऑफ दैट ऑपरेशन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वन, कंट्रोल ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ना है। डब्ल्यूटीओ हम कब पढ़ रहे थे, जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं वहाँ पर हम डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ते हैं। सो पहला कह रहा है इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1995। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है ऑल डिसीजन आर टेकन बाय द 5 डोमिनेंट इकोनॉमिक्स इन द वर्ल्ड। मतलब पहला कह रहा है कि 1994 में क्या इसको स्थापित किया गया था। कह रहा है कि सारे डिसीजन जो सबसे 5 डोमिनेंट इकोनॉमीज हैं उनके द्वारा ही लिया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट फॉर्मुलेट्स रूल्स फॉर द नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड्स। कह रहा है कि इसके जो रूल्स बनाता है किसके, नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। एंड फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है इट सक्सीडेड जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो it was established in 1995 not 1994। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड कह रहा है ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय द 5 डोमिनेंट इकोनॉमिक्स इन द वर्ल्ड। नो, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि डब्ल्यूटीओ में सारे ऑलमोस्ट 180 प्लस कंट्रीज आर पार्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ एंड दे टेक द डिसीजन बाय कंसेंसस। सो ये भी गलत है। थर्ड करा इट फॉर्मुलेट्स रूल्स फॉर द नेशनल एंड इंटरनेशनल। नो, इट फॉर्मुलेट्स रूल ओनली फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड नॉट फॉर द नेशनल ट्रेड। नेशनल ट्रेड, मेरे देश में व्यापार कैसे होगा वो मैं डिसाइड करूंगा ना। इंडिया में ट्रेड कैसे होगा इंडिया डिसाइड करेगा, नॉट द डब्ल्यूटीओ। इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होगा वो डिसाइड करेगा, क्योंकि डब्ल्यूटीओ का मेन आइडिया ये है कि हम फ्री ट्रेड को प्रमोट करेंगे। अब फ्री ट्रेड का मतलब क्या होता है, यू शुड आस्क व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री ट्रेड। सो लेट मी राइट हियर। सो फ्री ट्रेड को प्रमोट करने का काम डब्ल्यूटीओ है। तो फ्री ट्रेड का मतलब होता है, बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सो फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, free flow of goods and the free flow of people. So this is the idea behind free trade, and the main task of WTO, World Trade Organization, is to promote the ideas of free trade so that one country can't dominate the whole economies of the world. So it formulates rules for the international trade, not for the national trade. This one is wrong. It succeeded general agreement on trades and tariffs. Yes, this is correct. So you should think that why GATT was abolished and WTO was established. So the main reason behind the establishment of WTO was that earlier we see that GATT was covering only the goods, सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्योंकि हम पता है हमें कि ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इस्टेब्लिश हुआ था गैट, बट वर्ल्ड उसके बाद बहुत चेंज हो गया था, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई थी, बहुत सारे इश्यूज वर्ल्ड के अराउंड अब नए नए आ रहे थे, तो उस चीज़ को एड्रेस करने में गैट नहीं सक्षम था, वो उस चीज़ को नहीं हैंडल कर सकता था। उसके लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया गया 1995 में। इवन गैट में ही बहुत सारे रिफॉर्म ला के ही WTO का उसे नाम दे दिया गया। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है जैसे तुमने कोई बुक लिखी तो तुम्हारा उस पर कॉपीराइट होता है, तुम्हारा या ट्रेडमार्क हो गया, ऑल दीज थिंग, पेटेंट हो गया, तुमने कोई नई दवा बनाई, नया टेक्नोलॉजी बनाई, तो उस पर तुम पेटेंट ले सकते हो। सो उन सब चीज़ों को कवर करने के लिए गैट सक्षम नहीं था, इसलिए हमें WTO का इस्टेब्लिश करना पड़ा 1995 में। सो इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड ऑल द थ्रीज आर above थ्री स्टेटमेंट आर रॉन्ग। सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फिर से वापस से मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया हुआ है, मैच करना है। इसमें बेसिकली बताना है लिस्ट 1 में दिया हुआ है कि आइडिया क्या है, और लिस्ट 2 में ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए हुए हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन के इस्टेब्लिशमेंट के पीछे आइडिया क्या रहा है या क्या होता है। सो एटम्स फॉर पीस
फर्स्ट। सेकेंड इज सेइंग रूल्स फॉर द ग्लोबल ट्रेड, अभी इससे पहले हमने बात ही किया तो इसको तो गैस ही कर सकते हो, रूल्स फॉर द ग्लोबल ट्रेड। थर्ड, इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन, आर्थिक और सामाजिक सहयोग कह सकते हैं। एडवोकेसी ऑन ह्यूमन राइट, मतलब मानवाधिकार को बढ़ावा देने के लिए कौन काम करता है। तो अब देखो, एटम्स फॉर पीस, एटम्स फॉर पीस इज बीइंग प्रमोटेड बाय इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। व्हाट इज द फुल फॉर्म? IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इट वॉज स्टेब्लिश ड्यूरिंग द 1950s, क्योंकि 1950s 60s के दौरान 50s से किया था। आइडिया बेसिकली यही था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, हमने देख लिया था कि एटम बॉम्ब कर क्या सकता है। एटम बॉम्ब का यूज पूरी मानव सभ्यता को ख़त्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए भी किया जा सकता है। तो उस चीज़ को कम करने के लिए कि एटम बॉम्ब का यूज़ हम पीसफुल पर्पजेस के लिए करें, ना कि हम उसका यूज इस तरीके से करें कि पूरी मानव सभ्यता ही खत्म हो जाए। तो एटम्स फॉर पीस का मतलब होता है एटॉमिक एनर्जी का यूज या एटम बॉम्ब का यूज या न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज हम पीसफुल पर्पज के लिए करेंगे। अच्छा, पीसफुल पर्पज क्या होता है? एटम बॉम्ब का यूज हम पीसफुल पर्पज से किस लिए करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है न्यूक्लियर पावर से इलेक्ट्रिसिटी आज प्रोड्यूस होती है, एंड इट वॉज वन ऑफ, वी कैन से द क्लीन एनर्जी के फॉर्म में भी, क्लीन एनर्जी के रूप में भी इसे यूज किया जाता है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स और बाकी सारे जो सोर्सेस हैं वो नॉन रिन्यूएबल है। वो डिक्लाइन तो ये भी हो सकता है, बट ये क्लीन है। बाकी क्लीन नहीं है, उससे पोल्यूशन बहुत होता है, CO2 रिलीज होता है एनवायरनमेंट में, और जो ग्लोबल वार्मिंग उसके कारण बढ़ ही रही है। तो इसलिए हम क्लीन एनर्जी के रूप में एटम को यूज कर सकते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ एटम फॉर पीस। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है रूल्स फॉर द ग्लोबल ट्रेड। अभी जस्ट हमने बात ही किया था कि रूल फॉर द ग्लोबल ट्रेड का मतलब क्या होता है, मतलब सॉरी, मतलब कौन ये बनाता है रूल। सो इट इज डन बाय WTO। इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन, सो ये यूएन का एक, इकोसॉक यूएन का एक ऑर्गन है, ऑर्गन ऑफ यूएन। हमें पता है कि यूएन के 6 ऑर्गन है, देयर आर 6 ऑर्गन्स ऑफ यूएन। कौन कौन से वो 6 ऑर्गन है ऑर्गन्स ऑफ यूएन? सो फर्स्ट इज सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली। 3 ट्रस्टीशिप काउंसिल। 4 इकोसॉक। 5th सेक्रेटेरिएट एंड 6th वन इज ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अच्छा, यहाँ से एक फैक्ट, बड़ा यूनिक सा फैक्ट है, वो शायद एग्जाम में आराम से पूछा जा सकता है या याद वैसे भी कर सकते हो, कि जो स्टार्टिंग के 5 हैं, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल हो, जनरल असेंबली हो, ट्रस्टीशिप काउंसिल हो, या इकोसॉक हो, या फिर सेक्रेटेरिएट हो, इन सभी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, USA में। बट केवल ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर हेग, नेदरलैंड में है। सो दिस वाज एन यूनिक फैक्ट अबाउट UN ऑर्गन्स ऑफ UN। सो इसको ध्यान में रखना। ठीक, हम वापस से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सो एडवोकेसी ऑन ह्यूमन राइट, इंटरनेशनल NGOs लाइक एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, इसके एग्जाम्पल हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, ये सारे एग्जाम्पल है इसके। तो आप देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। सो A का 4 2 में आ रहा है। B का कौन सा होगा? B का 1 होगा। सो B का 1, A का 4, B का 1, इसमें B का 2 है, तो ये ऐसे गलत हो कि बाकी तीनों ऐसे ही गलत, मतलब कि जनरल सेंस, कॉमन सेंस से हटा सकते हो। तो B1 इज करेक्ट। सो आई थिंक वी शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वीटो पावर पे क्वेश्चन है। ये इजी सा क्वेश्चन है, इसमें आई डोंट थिंक इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। स्पेशल पावर एंजॉयड बाई ऑल द मेंबर्स, गलत है। ऑल द मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल नहीं एंजॉय करते हैं, केवल परमानेंट मेंबर्स एंजॉय करते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों मेंबर होते हैं, परमानेंट एंड नॉन परमानेंट।
परमानेंट कितने हैं, 5 हैं, नॉन परमानेंट 10 है। दोनों के पास पावर नहीं होती है वीटो की, केवल और केवल परमानेंट मेंबर्स के पास पावर होती है। देन अनदर क्वेश्चन अराइजेस दैट हाउ व्हाट आर द मेंबर्स दैट आर पार्ट ऑफ परमानेंट मेंबर्स, मतलब व्हाट आर द कंट्रीज, कौन कौन से देश पार्ट है परमानेंट मेंबर के। सो यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना। सो दीज 5 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ परमानेंट मेंबरशिप एंड नॉन परमानेंट वो तो चेंज हुआ करते हैं, हर 2 साल पे वो चेंज होते रहेंगे। अ नेगेटिव वोट विच मीन्स आई फॉरबिट, यस स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, क्योंकि वीटो का मतलब क्या होता है कि अगर कोई रेजोल्यूशन रखा गया है, प्रस्ताव अगर रखा गया काउंसिल में, सिक्योरिटी काउंसिल में, अगर एक भी कंट्री, इन 5 में से एक भी कंट्री ने कह दिया कि नहीं ये चीज़ नहीं होगी, फिर वो चीज़ नहीं होगी, दैट मीन्स आई फॉरबिट, ये नेगेटिव वोट है। third one is wrong, monetary benefits given to them, no it is not a monetary benefit, ये तो वोट है ना, ये तो वोटिंग राइट है, वोटिंग राइट है, नॉट अ मॉनेटरी बेनिफिट। है स्पेशल पावर एंजॉयड बाय सिक्योरिटी, नो सेक्रेटरी जनरल डज नॉट हैव द वीटो पावर। ठीक, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्वेश्चन को ध्यान से अगर देखोगे तो इसमें एक वर्ड है इनकरेक्ट। सो इसमें से इनकरेक्ट ढूंढना है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अदरवाइज अगर जल्दी हरी में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो गलत ही होना है। तो क्वेश्चन इज सेइंग चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। Incorrect statement about political consequences. So it erodes the ability of government. Yes, it does erode the ability of the government. Welfare state will be strengthened. Minimalist state and capitalist policies. So capitalist policies, yes, it is being adopted. State का रोल कम हो जाता है और ये erode करता है गवर्नमेंट के पावर को। बट कौन सा इनकरेक्ट है, तो वेलफेयर स्टेट विल बी स्ट्रेंथन, क्योंकि सब कुछ हम मार्केट पे छोड़ देते हैं जब भी कैपिटलिस्ट आइडियाज़ को हम फॉलो करते हैं। और ग्लोबलाइजेशन के दौरान हम ये चीज़ देखते हैं कि सब कुछ मार्केट ही रूल करे ज़्यादातर चीज़ें। तो मार्केट अगर सब चीज़ें हैंडल करेगा तो वेलफेयर स्टेट विल नॉट बी स्ट्रेंथन। सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट ऑल्दो स्टेटमेंट इज रॉन्ग। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से वापस से ग्लोबलाइजेशन पे। ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है जहाँ से आपको पढ़ना ही पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। सो ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू द कल्चरल होमोजेनाइजेशन, बिकॉज अब होमोजेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक आइडिया होता है हेट्रोजेनाइजेशन और एक होता है होमोजेनाइजेशन। तो होमोजेनाइजेशन का मतलब होता है कि सब कुछ एक जैसा ही हो जाए, सारी चीज़ें एक जैसी ही दिखें, सारा कल्चर एक जैसा ही हो जाए। तो कह रहा है कल्चरल होमोजेनाइजेशन किसके कारण होता है, तो राइज ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एनलार्जेस आवर चॉइसेस, imposition of western culture on the rest of the world, modify the culture without overwhelming the traditional culture tradition। so इसमें अगर ध्यान से देखोगे, क्योंकि 2 ही ऑप्शन ही करेक्ट है, लग तो सारे लोगों के सारे ही सही हैं, बट इसमें 2 ही ऑप्शन ही सही है। तो इम्पोजिशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये तो सही है, क्योंकि हम देखते हैं कि इंडिया हो या फिर कोई भी वर्ल्ड का किसी भी कंट्री को ले लो, वहाँ पे जो अमेरिकन कंपनी जाती हैं, अमेरिकन जो कल्चर है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो इम्पोज किया जा रहा है अमेरिकन और यूरोपियन कल्चर को। सो इम्पोजिशन ऑफ द वेस्टर्न कल्चर इज करेक्ट। अब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एंड लार्जेस्ट आर चॉइसेस, ये भी मतलब सही हो सकता है, बट होमोजेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं सही है, क्योंकि हमारे पास चॉइस है। इससे हेट्रोजेनाइजेशन भी प्रमोट होता है, नॉट जस्ट होमोजेनाइजेशन, बट राइज ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर दैट प्रमोट्स द यूनिफॉर्म कल्चर। सो ऑप्शन ए एंड सी इज करेक्ट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्रेजेंट पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज। अभी वहां पे हमने देखा था कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज, अब यहाँ पे देखना है कि पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के सारे ही कॉन्सिक्वेंसेज है, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, है ना, इकोनॉमिक हो, कल्चरल हो। सो इन सारे कॉन्सिक्वेंसेज में पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब क्या है, कौन सा स्टेटमेंट पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज को कौन सा स्टेटमेंट पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज को आइडिया को जस्टिफाई करता है। सो लेट अस सी।
पहला स्टेटमेंट कर रहा है लॉ एंड ऑर्डर इंक्रीजेस. हाउ डज पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज इंक्रीज द लॉ एंड ऑर्डर? द withdrew withdrew from many of its welfare function, security of citizen increases, technological innovation decline. So option B is correct in this context, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इंक्रीज होता है जब भी ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है, क्योंकि अब हम शेयर कर सकते हैं आइडियाज़ को, एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं और एक दूसरे की कंट्री को एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर सकती है टेक्नोलॉजी को. दैट विल इंक्रीज नॉट डिक्लाइन. सो दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सिक्योरिटी कैसे इंक्रीज होगा? सिक्योरिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. बोथ द वेज आर पॉसिबल यार. हम एब्सोल्यूट में नहीं कह सकते हैं कि नहीं यही होगा, सिक्योरिटी इंक्रीज ही होगी, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे क्योस हो गया, एनार्की फैल गई, जहाँ भी आइडियाज़ ग्लोबलाइजेशन के गए, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस होता है. जब भी ग्लोबलाइजेशन का आइडिया जाता है तो वहाँ पे लोग रेजिस्टेंस, हम पढ़ेंगे चैप्टर में, हमने पढ़ा भी है कि रेजिस्ट भी करते हैं लोग कि नहीं यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन नहीं होना चाहिए, ग्लोबलाइज या वेस्टर्न कल्चर को यहाँ पे नहीं आना चाहिए. तो सिक्योरिटी इंक्रीज हो सकती है, नहीं भी, मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होती है. लॉ एंड ऑर्डर डिक्रीज होती है, ना कि इंक्रीज होती है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है. कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है दो कंट्रीज़ के बीच में, इसलिए डिक्रीज, और सम केसेस में इंक्रीज भी हो सकता है. अगर जितने भी लोग हैं एक कंट्री के, सारे लोगों के बीच में आम राय है कि हाँ ठीक है हम ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट करेंगे, तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इंक्रीज हो सकता है, बट नॉट इन ऑल द केसेस. सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि बहुत सारे जो स्टेट हैं, अगर वो ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है, ग्लोबलाइजेशन का अगर आप पार्ट हो, तो आपको WTO के रूल्स भी, ग्लोबलाइजेशन के आइडियाज़ को आप फॉलो कर रहे हो, WTO के रूल्स भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे. और WTO का रूल ही, बहुत सारे रूल्स ये कहते हैं कि स्टेट को विड्रू करना पड़ेगा अपने जितने भी वेलफेयर फंक्शंस हैं. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि क्या था पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग जयप्रकाश नारायण बिलोंग टू. Who was JP? JP कौन थे? जयप्रकाश नारायण. He was related to संपूर्ण क्रांति. संपूर्ण क्रांति जो लॉन्च किया था जयप्रकाश नारायण ने, जयप्रकाश नारायण ने ही लॉन्च किया था. और किसके, कब लॉन्च किया था? ड्यूरिंग इमरजेंसी. इमरजेंसी कब लगा था? एंड हु इम्पोज द इमरजेंसी? बाई इंदिरा गांधी. सो इस तरीके से हमें पढ़ना है, कनेक्टेड वेज में पढ़ना है, ताकि एक ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं. सो जेपी पे अगर इस बार लास्ट टाइम आ गया था कि किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, इस बार आ सकता है कि संपूर्ण क्रांति क्या उन्होंने ही लॉन्च किया था, या संपूर्ण क्रांति रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ से लॉन्च किया था, कैसे लॉन्च किया था. या संपूर्ण क्रांति का लॉन्च किया था तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे, प्राइम मिनिस्टर कौन था इंडिया का, या उस टाइम इंडिया में हो क्या रहा था. ऑल दीज क्वेश्चन कुड बी आर, यू जस्ट नीड टू फोकस, जस्ट नीड टू रीड ऑल द थिंग्स इन कनेक्टेड वेज. सो ही वॉज ही बिलोंग टू कम्युनिस्ट पार्टी? नो. भारतीय जनसंघ से भी नहीं रिलेट करती, क्योंकि भारतीय जनसंघ को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्टेब्लिश किया था. सो श्यामा प्रसाद मुखर्जी वॉज द राइट पीपल हु बिलोंग टू द राइट विंग. सोशलिस्ट पार्टी, यस, सोशलिस्ट, ही बिलोंग टू द सोशलिस्ट पार्टी. स्वतंत्र पार्टी सिराज गोपालाचारी में, सिराज गोपालाचारी ने स्टेब्लिश किया था. जस्ट वी कैन से दी आफ्टर दी इंडिपेंडेंस 1955-56 के अराउंड उन्होंने स्टेब्लिश किया था, और कांग्रेस को चैलेंज करने के लिए स्टेब्लिश किया था कि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम इवॉल्व हो सके, तो उस लिए उन्होंने स्टेब्लिश किया था. सो ही वॉज बिलोंग टू सोशलिस्ट पार्टी. जयप्रकाश नारायण बिलोंग टू सोशलिस्ट पार्टी. इसका नाम भी था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, उन्होंने नाम रखा था, और बहुत सारे सोशलिस्ट लीडर उसके पार्ट थे, इस पार्टी के पार्ट थे. ठीक है. नाउ we need to look at the next question. वापस से मैच द फॉलोइंग में लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया हुआ है, एक लिस्ट में नेम्स दिए हुए हैं, दूसरे लिस्ट में दिया हुआ है कि कौन से पार्टी से वो बिलोंग करते थे. अभी पीछे का क्वेश्चन हमने देखा कि ये भी पार्टी से रिलेटेड था, कि कौन सी पार्टी से वो बिलोंग करते थे, जयप्रकाश नारायण. अब अगला क्वेश्चन 4 और बंदों का नाम दे दिया है, 4 और लीडर्स के नाम है, कि अब ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, हमें ये भी देखना है. अब देखो, ऐसे दंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मीनू मसानी एंड अशोक मेहता. हमने बात किया था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो भारतीय जनसंघ से बिलोंग करते थे, एक तो हमने देख लिया था. ठीक है. तो ये सॉरी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ से बिलोंग करते थे. ऐसे दंगे ही बिलोंग टू दी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. मीनू मसानी ही बिलोंग टू दी
स्वतंत्र पार्टी and Ashok Mehta, he belonged to the Praja Socialist Party. So now let us look at the options. A का 4 सही है, तो A का 4 किस में है? केवल इसमें ही है. अब एक भी अगर तुम्हें आता है तो सही हो गया, A का भी अगर आता है तो सही हो गया, ऐसे ही सही हो गया, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है. B का 1, अच्छा B का 1 भी अगर आता होगा तो दो ऑप्शन इसमें सही है, तो एक एलिमिनेट कर सकते हो, बाकी एक कोई दो भी अगर आता है एटलीस्ट इसमें से तो आराम से ये क्वेश्चन हो सकता था. तो A का 4, B का 1, C का 2 एंड D का 3. लेट मी रिपीट. ऐसे दंगे बिलोंग टू द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिलोंग टू द भारतीय जनसंघ. बाद में जो आज बीजेपी बनी हुई वो भी जनसंघ से कहीं ना कहीं रिलेटेड थी. मीनू मसानी बिलोंग टू द स्वतंत्र पार्टी. अशोक मेहता बिलोंग टू द प्रजा सोशलिस्ट पार्टी. लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आइडेंटिफाई द लीडर हु सेड इन 1963 that all senior congressmen should resign from the office to make way for the younger party workers. मतलब कहने का मतलब है कि किसने कहा था, ये स्टेटमेंट किसका है कि 1963 में उन्होंने कहा था कि जितने भी बुजुर्ग कांग्रेस के नेता हैं उन्हें कांग्रेस से रिजाइन कर देना चाहिए, और ताकि जो यंग लीडर्स हैं, यंगर वर्कर्स हैं, पार्टी के यंग लीडर्स हैं, वो उनके लिए रास्ता बन जाए, वो आराम से कांग्रेस के ग्रोथ करने में सहायता कर सके. सो इट वॉज के कामराज ने ये स्टेटमेंट दिया था. भाई रोक दो. ठीक. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज सेइंग मैच द फॉलोइंग. लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया हुआ है. लिस्ट 1 में बेसिकली ये दिया हुआ है कि इंडिया में बहुत सारे मूवमेंट हुए जिसमें स्टेट्स अलग भी हुए हैं, और स्टेट्स मतलब इंडिया के अंदर ही स्टेट्स बनाए गए हैं, वेरी स्टेट्स बनाए गए. उसके साथ ही बहुत सारे स्टेट्स इंडिया में इंक्लूड करे गए हैं एट द पॉइंट ऑफ पार्टीशन. जब पार्टीशन हुआ तो बहुत सारे, फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, सो इन सारे स्टेट्स को मर्ज किया गया था. तो उसी पे क्वेश्चन है. तो फर्स्ट इज सेइंग, लिस्ट में देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, मर्जर एग्रीमेंट, विशालांध्र मूवमेंट, स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन. ठीक. तो किसका क्या पर्पस था बनाने का? तो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन का पर्पस था ताकि रीड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज हो सके स्टेट में, क्योंकि हम लोगों को पता है कि 1950s के दौरान पोट्टी श्री मल्लू एक जिनका डेथ टिल फास्ट तक उन्होंने वो भी किया था, मर भी गए थे, उनकी डेथ भी हो गई थी. उसके बाद आंध्र प्रदेश बना था, तो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन उसी टाइम बनाया गया था ताकि स्टेट्स की बाउंड्रीज को रीड्रॉ की जा सके. देखा जाए क्या लिंग्विस्टिक बेसिस पे इंडिया को डिवाइड किया जा सकता है, इंडिया के अंदर ही स्टेट बनाए जा सकते हैं, तो उसका पर्पज वही था. सो डी का 3rd हो जाएगा. विशालांध्र मूवमेंट दैट वाज लॉन्च्ड इन तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ मद्रास. उनका पर्पस था कि जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया है उनको अलग किया जाए मद्रास प्रोविंस से, क्योंकि मद्रास वॉज डोमिनेटेड बाय द तमिल स्पीकिंग पर्सन. सो तेलुगु स्पीकिंग पर्सन दे वर फीलिंग दैट दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड. सो इसलिए उन्होंने डिमांड किया कि उन्हें अलग किया जाए. मर्जर एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि स्टेट्स यूनिट विद द सेंटर, एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब क्या होता है, स्टेट agreed to become a part of Union of India. So let us look which one is correct. A का second is correct. Okay. Let us move to the next question. अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न को हमें क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है कि कौन सा स्टेट कब बना था. तो ये भी इंपॉर्टेंट हमें देखना, क्योंकि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में बन गया था, उसके बाद बहुत सारे स्टेट्स को बनाया गया था. तो डेट्स भी इंपॉर्टेंट है. एक तो रीजन तो ठीक है, जोग्राफिकल रीजन हो सकता है, लिंग्विस्टिक रीजन हो सकता है. रिलीजियस रीजन को हम प्रेफर नहीं करते क्योंकि धर्म के आधार पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ ही नहीं करता है कि हम अपने देश को बांटें. तो रिलीजन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट जोग्राफिकल जोन्स, जोग्राफिकल कंडीशन एंड linguistic basis could be the base for the demarcation of boundaries within India. So देखते हैं chronologically इसको अरेंज करना. डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ झारखंड एंड छत्तीसगढ़. तो झारखंड एंड छत्तीसगढ़ दोनों को 2000 में ही अलग किया जाता है. एक को आई थिंक 15th और
16 नवंबर को झारखंड में होता है, 1 और 2 नवंबर को छत्तीसगढ़ का होता है। 2000 ईयर इज इंपॉर्टेंट। 2000 में क्या जाता है, फॉर्मेशन ऑफ आंध्रा ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो लिंग्विस्टिक लाइन पे आंध्रा का फॉर्मेशन 1953 में हो जाता है। देन क्रिएशन ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल जोन्स, सो दैट वाज क्रिएटेड इन 1972। फॉर्मेशन ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात 1960। फॉर्मेशन ऑफ मेघालय 1971। सो BDCEA, B 1953, ठीक है, D 1971, C 1972 एंड E 1970। दिस वन इज 1971, दिस इज 1972। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश सी पे आएगा। सो 1953, 1960, 1971, 1972 एंड देन 2000। ए विल बी एट लास्ट। देन उसके पहले ई यानी कि मेघालय बनता है 1972 में। उसके पहले क्या बनता है, उसके पहले मेघालय के पहले हमें देखने को मिलता है कि हिमाचल प्रदेश बन जाता है। अच्छा, हिमाचल एक इसी के साथ ही एक दो और देख लेते हैं कि 1966 में पंजाब और हरियाणा बनते हैं। पंजाब एंड हरियाणा, क्योंकि हरियाणा पहले पंजाब का ही पार्ट था, तो हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज को लेकर यहाँ भी डिमांड था कि पंजाबी स्पीकिंग पीपल वर डिमांडिंग दैट दे शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम हरियाणवी स्पीकिंग एरियाज। सो इसके लिए 19 ये भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा रिसेंटली कौन सा स्टेट बना है, रिसेंटली सबसे रिसेंटली वैसे फुल फ्लेज स्टेट की बात करें तो 2014 में तेलंगाना बना था। बट अभी 19 में स्टेट जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया था पार्लियामेंट में। उसमें उन्होंने लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया था। लद्दाख वॉज सेपरेटेड फ्रॉम, बट क्योंकि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, फुल फ्लेजेड स्टेट नहीं बनाया गया था, ये याद रखना। तो अगर ये पूछता है कि फुल फ्लेज स्टेट 2014 में तेलंगाना रिसेंटली है, तेलंगाना को किससे अलग किया गया था, तेलंगाना वॉज सेपरेटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश इटसेल्फ। और बेसिस क्या था, डेवलपमेंट बेसिस था यहाँ पे कि तेलंगाना एरिया डेवलप नहीं हुआ था, वहाँ पे डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा कमी थी, ताकि उसको बहुत टाइम तक इग्नोर किया गया था। इसलिए तेलंगाना में डिमांड उठा रहा था कि हमें एक अलग स्टेट दिया जाए। सो दीज टू फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको ध्यान में रखना। सो लेट अस मूव, इसको एक बार देख लेना कौन सा स्टेट कब बनता है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन फिक्स्ड है। और उससे इंपॉर्टेंट ये है कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन और उसके बाद एक्ट भी जो आता है। ठीक, द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू होल्ड इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, सो इट वाज मणिपुर। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि जो भी 18+ होगा वो वोट दे सकता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ, वी विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, क्लास, रिलीजन एटसेट्रा। सो हम किसी भी चीज के बेसिस पे वी विल नॉट डिस्क्रिमिनेट इवन द इनकम, लाइक ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स period we saw that there was a criteria of income. if you are trying to vote तो आपको एक certain criteria, एक certain income आपके पास होगा तभी आप वोट कर सकते थे। so it was not there after the independence. let us move to the next question, that is saying फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इसमें पूछ रहा है कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था इंडिपेंडेंट इंडिया में, उसमें उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे या क्या क्या कह सकते हैं कि क्या क्या हो रहा था उस टाइम पे। सो इट एड्रेस द एग्रेरियन सेक्टर, यस इट डज, इट डिड एड्रेस द एग्रेरियन सेक्टर। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट इन डैम्स एंड इरीगेशन फैसिलिटीज वॉर गिवन प्रायोरिटी, यस जो इरीगेशन फैसिलिटी थी और या फिर डैम्स वगैरह इस टाइम पे बनाया था, भाखड़ा नांगल डैम वगैरह इस टाइम पे ही उसको बनाने का जो आइडिया था आ गया था। प्लानर्स वांटेड टू रेज द नेशनल इनकम थ्रू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, नो दे जस्ट वांटेड टू रेज द नेशनल इनकम थ्रू
एग्रीकल्चर, दे वांटेड दैट एग्रीकल्चर जो खेती है उसके जरिए हम पैसा जो उसके जरिए आएगा और जो पैसा खेती से आएगा उससे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, नॉट थ्रू द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन. थर्ड, इट वाज formulated by PC Mahalanobis. No, it was not formulated. PC Mahalanobis formed the second 5-year plan. So this statement is also wrong. It focused on land reforms in agriculture sector. Yes, there was a lot of tenancy reform, etc. came during this period. Land reform, Sealing Act, वगैरह that came during this period only. So A, B, and E is correct. So A, B, E, option 4 is correct. From an exam point of view, read about the first 3 or 4. First, we can say 3. First 3 5-year plans are important, so you should read about that. Moving on to the next question. Choose the incorrect option with respect to India's nuclear policy. यहाँ पे इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में बात हो रही है, इस बात को ध्यान में रखना, क्योंकि इंडिया में न्यूक्लियर बॉम्ब 1998 में ओनली बनाया. उससे पहले एक टेस्ट हुआ था 1974 में इंदिरा गांधी के टाइम पे, स्माइलिंग बुद्धा. तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर देखो नेहरू का नाम आ गया तो ये तो ऐसे ही लगेगा कि नेहरू के टाइम पे न्यूक्लियर बॉम्ब बना ही नहीं, तो पॉलिसी क्या बनेगी. फर्स्ट गलत हो गया. कम्युनिस्ट चाइना कंडक्टेड, इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी की बात हुई तो कम्युनिस्ट चाइना से कोई मतलब है नहीं, बट ये कंडक्ट हुआ था 1964 में, ना कि 1960 में. The 5 permanent members of UN Security Council did not impose the NPT on the world. Then India wanted to generate atomic energy for its security use during war. Then a nuclear program was initiated in 1940s under the guidance of Homi Jahangir Bhabha. इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है, तो A इनकरेक्ट, B इनकरेक्ट एंड C इनकरेक्ट. सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, क्योंकि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल था उन्होंने एनपीटी को इम्पोज ही कर दिया था एक तरीके के, बट हालांकि 5 कंट्रीज को उसमें एक्सेप्शन दिया गया. उसमें इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एंड इजराइल, दे आर बीइंग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दी एमपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. इसका मतलब है कि परमानेंट मेंबर्स के अलावा कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं रह सकता. इंडिया वांटेड टू जनरेट एटॉमिक एनर्जी फॉर इट्स सिक्योरिटी एंड यूज ड्यूरिंग वॉर. यस, इट इज़ करेक्ट, क्योंकि वो क्या रहा था कि चाइना ने डेवलप कर लिया था और इंडिया को कुछ इंटेलिजेंस इनपुट भी मिल रहे थे कि पाकिस्तान भी डेवलप कर रहा है न्यूक्लियर बॉम्ब. तो इस सिचुएशन में इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट था कि वो भी न्यूक्लियर बॉम्ब को बना ले. सो 1998 में इंडिया ने बना लिया था न्यूक्लियर बॉम्ब. अ न्यूक्लियर प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन 1940 अंडर द गाइडेंस ऑफ होमी जहांगीर बाबा. यस, इंडिया जो गाइडेंस उनकी होमी जहांगीर बाबा के गाइडेंस में थोड़े बहुत न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था, बट पॉलिसी तो बाद में ही आती है ना. ओके, सो लेट मी रिवाइज दिस क्वेश्चन. फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि नेहरू हैज ऑलवेज, यस स्टेटमेंट इज करेक्ट बट कॉन्टेक्स्ट इज नॉट करेक्ट. स्टेटमेंट तो सही है बट कॉन्टेक्स्ट न्यूक्लियर पॉलिसी की बात हो रही है. ई इज करेक्ट एंड डी इज करेक्ट, रेस्ट ऑफ ए बी सी आर रॉन्ग. एंड इंडिया ऑल्सो वॉन्टेड टू जनरेट एटॉमिक एनर्जी फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. सो पीसफुल पर्पज के लिए भी इंडिया जो एटॉमिक एनर्जी वो डेवलप करना चाहता था. ठीक, so that was all for this question. Let us move to the next question. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन करेक्ट सीक्वेंस. सीक्वेंस वाले क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, तो एक बात इससे साफ हो जाती है कि हमें डेट जो है, टाइमलाइन है, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है. टाइमलाइन को इतने अच्छे से पढ़ना है कि आइडिया रहे कि कब क्या हो रहा है. तो साइनिंग ऑफ द ताशकंद एग्रीमेंट 1966, कौन था उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर जिनकी डेथ भी हो गई थी? सो इट वॉज शास्त्री जी. शास्त्री जी का डेथ भी हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री जी का डेथ भी हुआ था ताशकंद में ही. हालांकि कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ें बनी हुई उस पर कि क्या कैसे क्या डेथ होता, उस सब की बात बाद में करेंगे. चाइना लॉन्च अ मैसिव इन्वेजन ऑन इंडिया 1962, इंडिया चाइना वॉर स्टार्ट हुआ था उसी टाइम पे. फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अंडरटेकन इन इंडिया 1974, स्माइलिंग बुद्धा
तब से हम बात ही करते आ रहे हैं कि स्माइलिंग बुद्धा। ब्रिटेन अटैक इजिप्ट ओवर स्विच क्लास 1956। यस। एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस 1947 जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस। हमने एक एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस बुलाया था, इंडिया में हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने बुलाया था। इसका पर्पस सिंपल था कि हम जो एशियन कंट्रीज़ हैं, जो वो हम पीस को कैसे प्रमोट करें, अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे प्रमोट करें, यही सब सारी बातें इसमें एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस में हुई। तो इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पर्पज ये था कि इंडिया क्योंकि अभी जस्ट इंडिपेंडेंट ही हुआ था, तो हमें कुछ हमें बाकी रिलेशंस के, बाकी कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशंस को अच्छे करने हैं। तो सीक्वेंस की बात करें तो ई सबसे पहले आ जाएगा, तो ई केवल दो ही स्टेटमेंट में है, तो ये और ये तो अपने आप ही गलत हो गया। अब डी और बी में से कौन पहले आएगा, एक स्टेटमेंट अपने आप ही सही हो जाएगा। तो डी अगर देखें तो 1956 और बी अगर देखें तो 1962, तो डी विल कम फर्स्ट, सो वन इज करेक्ट। आई थिंक ये ऐसे तुम ऐसे ऐसे सॉल्व कर सकते हो आप लोग कि एक दो भी अगर आ रहा है तो आराम से कर सकते हो, एक दो भी अगर आ रहा है। क्वेश्चन इस तरीके से सेट हुआ था लास्ट ईयर। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज नेशनल आर्मी वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिस वॉज इजी। नेक्स्ट, द फर्स्ट समिट ऑफ नैम। नैम का फर्स्ट समिट कहाँ होता है, बेलग्राड में होता है, 1961 में फर्स्ट समिट होता है। अच्छा, नैम इंडिया ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था नैम के एस्टेब्लिशमेंट में। व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड नैम? नैम वाज एस्टेब्लिश्ड टू बी नॉट पार्ट ऑफ एनी ब्लॉक। किसी भी ब्लॉक के पार्ट ना हो इसलिए नैम बनाया गया। ब्लॉक, दो ब्लॉक थे बेसिकली, एक था ईस्टर्न ब्लॉक दैट वाज लेड बाय यूएसएसआर, देन वेस्टर्न ब्लॉक दैट वाज लेड बाय यूएसए। सो किसी भी ब्लॉक के पार्टिसिपेट नहीं होना, हमें कोल्ड वॉर को और इंटेंसिफाई नहीं करना है, क्योंकि अगर हम किसी भी ब्लॉक के पार्ट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कोल्ड वॉर है उसमें टेंशन और बढ़ेगा ही। तो उस टेंशन को ना बढ़ाएं, इवन हम पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करें, पीस, सिक्योरिटी और उसके साथ साथ डेवलपमेंट। क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्या है कि जितने भी नैम के कंट्रीज थे, दे वर द लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। अभी आगे हम देखेंगे, एक पैराग्राफ भी आया है, इस पे ही आया है कि जो नैम था उसके लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज वर पार्ट ऑफ नैम। तो उनके लिए प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, पावर पॉलिटिक्स या फिर डेवलपमेंट, या फिर रोटी कपड़ा मकान देना अपने नागरिकों को? तो अपने सिटीजन्स के लिए मेंटेन करना कि दैट दे शुड be given, they should be given the food, they should given the security, they should given the clothes. So that was important for the least developed countries। और नैम का आइडिया भी वही था कि हम लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हम पहले अपना डेवलपमेंट देखेंगे, पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, देन वी विल प्ले द पावर पॉलिटिक्स। सो दैट वाज द होल आइडिया बिहाइंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नैम। एंड फर्स्ट कॉन्फ्रेंस वाज डन इन बेलग्रेड। Well, is Belgrade, that is there in Yugoslavia. So Egypt, Yugoslavia, India, Indonesia. So these were all major countries that initiated the, or we can say they. So अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1960s were labeled as the. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि 1960 के दशक में वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हो क्या रहा है। तो 1960 के दशक में क्या हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इसी पीरियड में होता है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इस पीरियड में हो रहा है। तो सेफ तो नहीं था, प्रोग्रेसिव भी नहीं था, क्योंकि हम वॉर को बढ़ावा दे रहे हैं। हम ये दो वॉर हम देख चुके हैं, बट इस डेकेड में हम वॉर को ही बढ़ावा दे रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट प्रोग्रेसिव। और रेग्रेसिव तो नहीं कहेंगे, क्योंकि रेग्रेसिव कह सकते हैं कि रेग्रेसिव डेकेड था, क्योंकि हम चीज़ों को पीछे लेकर ही जाना चाह रहे थे, वॉर वगैरह में ही इन्वॉल्व होना चाह रहे थे, बट हमने उस चीज़ को रोका, हमने वॉर को रोका। तो दैट could not be the reason, that could not be 1960 could not be labeled as so dangerous decade। हम कह सकते हैं कि dangerous decade था अगर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, हालांकि वो रशिया ने, यूएसएसआर ने मिसाइल को वापस बुला लिया था क्यूबा से, बट अगर वो वहाँ पे जाती तो शायद वर्ल्ड वॉर थर्ड could be we don't know, बट हो सकता था। ठीक, व्हाट इज डिफेक्शन? डिफेक्शन का मतलब क्या होता है? सो ये सेकंड बुक से, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। डिफेक्शन का सिंपल सा मतलब है, अच्छा ये आया क्यों, डिफेक्शन आया क्यों? एक इन पार्लियामेंट ने एक एक्ट लेके आया था, एंटी डिफेक्शन
एक्ट या एंटी डिफेक्शन लॉ इंडिया लेके आया था। इस लॉ का पर्पज क्या था कि हो क्या रहा था 1990 1980 और 90s के दशक में, डेकेड में हो क्या रहा था कि आया राम गया राम का एक आया राम गया राम, मतलब होता क्या था कि जो पॉलिटिकल लीडर्स थे या एमपीज या एमएलएस थे, वो अपने फायदे के लिए पार्टी चेंज ही करते रहते थे, कभी इस पार्टी में कभी जिसकी गवर्नमेंट उसकी पार्टी में पार्ट हो जाओ। तो आया राम गया राम का उस टाइम पे एक लीडर का नाम भी था, कुछ राम करके था समथिंग, वो हरियाणा का लीडर था, उसी के नाम पे उसी को एग्जाम्पल में रखते हुए ये एक्ट लाया गया था। तो आया राम गया राम को रोकने के लिए, इस आइडिया को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। और इस डिफेक्शन में कहा क्या गया कि एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लिविंग द पार्टी ऑन हुज टिकट शी और ही हैज बीन इलेक्टेड, अगर वो वहां से छोड़ता है, पार्टी अगर छोड़ता है, सपोज मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैंने बीजेपी की टिकट पे इलेक्शन लड़ता हूँ और मैं देखता हूँ कि बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बन रही है, तो मैं या कांग्रेस की बन रही है तो मैं कांग्रेस में चला जाऊंगा, तो वहां से मेरी बीजेपी की मेंबरशिप भी जाएगी। अगर बीजेपी की मेंबरशिप में छोड़ रहा हूँ तो मेरा टिकट भी चला जाएगा या मेरी मेंबरशिप चली जाएगी, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रह जाऊंगा। तो पार्टी को चेंज करना, बार बार चेंज करना, इधर से उधर जाना, सो दिखाता है पार्टी की टूवर्ड्स डिसलॉयल्टी, तो दिखाता है, साथ साथ ये भी दिखाता है कि आप लोगों के लिए नहीं अपने फायदे के लिए काम कर रहे हो। तो इसके लिए डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन एक्ट लाया गया था। और उसका मतलब था कि डिफेक्शन का एग्जैक्ट डिफेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड रिप्रेजेंटेटिव लीविंग द पार्टी ऑन हुज टिकट्स शी और ही हैज बीन इलेक्टेड, अपनी पार्टी का टिकट छोड़ देना जिससे तुमने लड़ा है। Let us move on to the next question. The special session of Constituent Assembly Tryst with Destiny was addressed by, it was addressed by Pandit Jawaharlal Nehru. Tryst with Destiny 14th of August, या कह सकते हैं 15 अगस्त की रात को, 14 अगस्त की रात को 12 बजे, या मतलब 15 लग ही गया था, 12 बज गए तो 15 अगस्त 1947, 15th ऑफ अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू एक भाषण देते हैं, एक स्पीच देते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, क्योंकि उस टाइम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली काम कर रही थी, पार्लियामेंट बना नहीं था, वो अभी कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ ही कर रही थी। तो उन्होंने एक स्पीच दिया था जिसे ट्राइस्ट विद डेस्टिनी नाम की, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी उस स्पीच को कहते हैं। उस स्पीच में उन्होंने वो ये कहते हैं कि भारत मेरा कैसा होगा उसकी उन्होंने कल्पना की थी, कि ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी मतलब हमने भाग्य के साथ बहुत समझौता, भाग्य के साथ एक समझौता किया था कि वी विल गेट इंडिपेंडेंस वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इट वॉज डिलीवर्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, क्योंकि उस टाइम पे, क्योंकि इलेक्शन कब होते हैं, इलेक्शन 1951 में पहला इलेक्शन होता है, फर्स्ट इलेक्शन, ये क्वेश्चन पूछता भी है, फर्स्ट इलेक्शन 1951 में होता है। तो 1951 में अगर फर्स्ट इलेक्शन हो रहा है, उससे पहले प्राइम मिनिस्टर है तो इंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर है, जो कि कैबिनेट मिशन के बाद बना था, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है इंसिडेंसेस दिए हुए हैं कि क्या हो रहा है और उसका परिणाम क्या, उसका रिजल्ट क्या हुआ। तो पॉलिटिक्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, कास्ट बेस्ड पार्टीज, पर्सनल लॉ एंड जेंडर जस्टिस, ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ रिलीजियस, रीजनल पॉलिटिक्स, ठीक है। लास्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ रीजनल पॉलिटिक्स का परिणाम क्या होगा, ऑब्वियसली तो कोलिशन गवर्नमेंट, क्योंकि रीजनल पार्टीज अगर ग्रो कर रही हैं, बहुत ज़्यादा रीजनल पार्टीज, सपोज यूपी है, यूपी में बहुत ज़्यादा रीजनल पार्टी आ गई, सपोज एसपी आ गई, बीएसपी आ गई, अपना दल आ गया, अपना दल आ गया, है ना, साथ में बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, अभी तो आप भी है। तो बहुत सारे पार्टीज अगर आपस में लड़ रही हैं और सीट्स डिवाइड हो गई, सपोज यहाँ पे 400 सीट्स हैं और सीट्स डिवाइड होगी, 100 सीट्स 4 पार्टीज को मिल गई, तो गवर्नमेंट बनाने के लिए 201 सीट चाहिए, 201 सीट चाहिए, तो 2-3 पार्टी आपस में साथ में आएंगी तो तभी गवर्नमेंट बन पाएगी। तो जो रीजनल पार्टी का स्ट्रेंथ जो ग्रो हुआ है, उसके कारण कोलिशन गवर्नमेंट प्रमोट हुई है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, एसपी बीएसपी एग्जाम्पल है। पर्सनल लॉ एंड जेंडर जस्टिस, ये शाह बानो केस में देखने को मिलता है। शाह बानो केस क्या था कि शाह बानो एक मुस्लिम महिला थी, वो सुप्रीम कोर्ट जाती है और कहती है कि उन्हें मेंटेनेंस वगैरह चाहिए होगा डिवोर्स के बाद, तो उसको लेकर ही सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट देती है कि हाँ ठीक है तुम्हें मिलना चाहिए, बट गवर्नमेंट उस चीज़ को वापस ले लेती है। गवर्नमेंट उस डिसीजन को वापस लेने के लिए एक एक्ट भी लाती है और कहा जाता है इट वॉज जस्ट टू सेटिस्फाई द मुस्लिम्स, अपीजमेंट का उसे कहा भी गया कि वो अपीजमेंट की राजनीति थी, तुष्टिकरण की राजनीति थी। तो पर्सनल लॉ एंड जेंडर जस्टिस वॉज रिलेटेड टू शाह बानो केस
कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स से क्या होता है, राइज ऑफ ओबीसीज, नॉट ओबीएसएस, इज ओबीसीज, सो ओबीसीज अदर बैकवर्ड क्लास एमर्ज होते हैं कास्ट बेस्ड पार्टीज के कारण। और पॉलिटिक्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है एग्रीमेंट ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज। सो विच वन इज करेक्ट, ए का तीसरा, ए का थर्ड दो में देखने को मिल रहा है, बी का क्या होगा, वन होगा, बी का वन, सो वन इज, ऑप्शन वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट इन 1990s। कहने का मतलब 1990 के दशक में इंडिया में क्या हो रहा है, हमें इस क्वेश्चन में यही देखना है। तो क्या हो रहा है, इलेक्शंस ऑफ 1989 मार्क द एंड ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, इज इट करेक्ट, is it related to that, we will see. Assassination of Rajiv Gandhi by Litte in 1991, new economic reform were initiated by VP Singh in 1989, the UPA formed the government, then E Karpuri Thakur, the then chief minister of Bihar, was pioneer in introducing the policy of reservation। ठीक है, 1990s में क्या हो रहा है ये ध्यान में रखना है। तो इलेक्शन ऑफ 1989 मार्क द एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम, यस इट इज करेक्ट। और 1889 में अगर ये सिस्टम खत्म कर रहा तो ये तो अपने आप ही गलत हो जाएगा कि यूपीए नहीं, जनता दल गवर्नमेंट बनाती है, किसके लीडरशिप में, वीपी सिंह के लीडरशिप में गवर्नमेंट बनती है। सो एसेसिनेशन ऑफ राजीव गांधी, यस इट वाज डन बाय लिटे इन 1991। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर, वीपी सिंह ने नहीं लाया था, उसे नरसिम्हा राव लेके आए थे, नरसिम्हा Rao, and then we can say the finance secretary Manmohan Singh. So Manmohan Singh and Narasimha Rao, they played an important role in bringing the new economic reform, that was LPG. So new economic reform was known as LPG, that is liberalization, privatization and globalization. So these three ideas were brought up by these two legends, Narasimha Rao and Manmohan Singh in 1991. So last one is saying Karpuri Thakur, that then chief minister of Bihar, was pioneering in the introduction of policy. Yes, he is also known as Lok Nayak. You could be asked, maybe this time you will be asked that who is known as the Lok Nayak. So Karpuri Thakur, yeah, he introduced the policies of reservation in Bihar. So let us look which option is correct, A, B and E. So A, B and E, option 2 is correct. Let us move to the next question. अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्लेस द स्टेटमेंट्स इवेंट्स इन सीक्वेंस। सीक्वेंस वाले क्वेश्चन बहुत ही पूछे गए, तो सीक्वेंस वाले को ढंग से ही पढ़ना है। विद रिगार्ड्स टू एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी इन नेपाल, नेपाल में डेमोक्रेसी कैसे एक्सपैंड कर रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है ये। सो द माओइस्ट ऑफ नेपाल वर सक्सेसफुल इन स्प्रेडिंग देयर इन्फ्लुएंस इन मैनी ऑफ द नेपाल। फर्स्ट स्टेटमेंट, द किंग वाज फोर्स्ड टू रिस्टोर द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। Nepal became a democratic republic just after the abolition of monarchy. The king accepted the demand for a new democratic constitution. The king abolished the parliament and dismissed the government. So Nepal became a democratic republic after abolition in 2008. They established, and 2015 they framed their constitution. So C will be last. If you look at the options, if you look at the last option, E, A and E. So see, this option is correct, but we also need to look what were the years when all these things were done. So 2008 and 15, that is correct. King abolished the parliament and dismissed the government, that was in 2002. The king accepted the demand for a new democratic institution, that was just after, it was 2006. The king was forced to restore the house of representative, that was just after the when 2002, in 2002 when king established when king dismissed the government, there was a large scale movement in Nepal that that forced the king to accept the demand for democratic institution and also for to restore the house of representative. And Maoists, in between, the Maoists were successful in spreading their influence in many parts of Nepal during 1990s. So in 1990s, the
In 1990s, the king accepted the demand for a democratic constitution. That was the first. This was done in during the 1990s, and after that, the king during 1990s, even 1990 to 1995, the Maoist of Nepal were successfully spreading the influence of in many part of Nepal. Then the king abolished the parliament and dismissed the government. E. And then the king was forced to restore the House of Representatives. This was also in 1990s. The abolished the parliament and dismissed the government. In 2002, the House of Representatives were restored or abolished. These two things were happening at the same time. The Maoist of Nepal was successfully spreading the influence of many parts of Nepal. So option 2 is correct. Let us move to the next question. So अगला प्रश्न क्या कह रहा है? The general election of 1967 popularized a saying that the one could take a train from Delhi to Howrah and not pass through a single Congress ruled स्टेट. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कांग्रेस रूल्ड स्टेट की बात हो रही है कि एक भी कांग्रेस रूल्ड स्टेट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंड ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूएस इन्वेडेड इराक अंडर द कोड नेम ऑफ इराकी फ्रीडम इन 2003. इसके बारे में बात कर चुके हैं पहले ही, तो इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा. अगला क्वेश्चन, बात 10 क्वेश्चन तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो पैराग्राफ बेस्ड होंगे. 2 पैराग्राफ दिया रहेगा, एक पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन, दूसरे पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन, ये आपको करने होंगे. सो लेट अस फर्स्ट रीड द पैराग्राफ. तो पहला पैराग्राफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पे हम थोड़ा बहुत बात कर चुके हैं, इस पे थोड़ा सा और इस पे बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के जरिए. तो कह रहा है पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है? द नॉन अलाइंड कंट्रीज वर मोर देन merely mediators during the Cold War. The challenges for most of the non-aligned countries, a majority of them were categorized as the least developed countries, LDCs थे, was to be more developed economically to lift their people out of poverty. Economic development was also vital for independence of the new countries. Without sustainable development या sustained development, a country could not be truly free. It would remain dependent on their richer countries, including the colonial powers from which political freedom has been achieved. तो नैम जरूरी क्यों था? आप क्वेश्चन देखते हैं. Identify the country that was not a member of non-aligned group. तो कौन सा कंट्री नॉन अलाइंड ग्रुप का पार्ट नहीं था? सो इट वॉज नॉर्थ कोरिया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया वॉज पार्ट ऑफ द कम्युनिस्ट अलायंस, इट वॉज पार्ट ऑफ यूएसएसआर अलायंस. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज अचीव्ड फ्रीडम फ्रॉम रिचर कंट्रीज. आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम फ्रीडम. इट वॉज पॉलिटिकल. अचीव्ड फ्रीडम फ्रॉम रिचर कंट्रीज, किस तरीके का फ्रीडम उन्हें मिला था? तो पॉलिटिकल फ्रीडम हैज़ बीन अचीव्ड. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मेन एम ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज वॉज, मेन एम क्या था एलडीसीज का? टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू ऑल, टू प्रमोट इक्वलिटी अमंग ऑल, टू पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, टू डेवलप इकोनॉमिकली अपलिफ्ट पीपल फ्रॉम पॉवर्टी. ठीक है, फोर्थ वन इज करेक्ट. यू कैन आंसर दीज क्वेश्चन जस्ट बाय रीडिंग द पैराग्राफ. द कंट्रीज दैट वर कैटेगराइज्ड एज द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज वर, जिन्हें नॉन अलाइन कंट्रीज कहा जाता था. अच्छा, इस पे भी देख लेते हैं कि बेसिकली फर्स्ट वर्ड इस पे भी पूछ सकता है, सेकंड वर्ड एंड थर्ड वर्ड. तो फर्स्ट वर्ड कंट्रीज वर द कंट्रीज first world countries were the countries that were the capitalist in nature, that were following the ideas of capitalism. They were the communist or socialist. Third, they were the part of NAM. कहने का मतलब है कि जो अमेरिका के साथ था, they were the part of first word and they were also the developed countries. कम्युनिस्ट सेकेंड वर्ड एंड नैम थर्ड वर्ड था. तो जो थर्ड वर्ड कंट्री, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, दे वर ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट. बट यू शुड ऑल्सो नो दैट दीज टर्म्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट. आज के कॉन्टेक्स्ट में डेवलपिंग
और अंडर डेवलप्ड जैसे वर्ड का यूज किया जा रहा है। ऐसे वर्ड्स को यूज किया जा रहा है, ना कि आज हम यूज कर रहे हैं कि फर्स्ट वर्ड, सेकेंड वर्ड और थर्ड वर्ड। दीज वर यूज ड्यूरिंग दी कोल्ड वॉर एरा। कोल्ड वॉर के टाइम पे हमें देखने को मिलता है कि हाँ, हम इन सारे टर्म्स को यूज कर रहे थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द आइडिया दैट ओरिजिनेटेड टू अपलिफ्ट द एलडीसीज कंट्री टू पाथ ऑफ डेवलपमेंट। तो आइडिया क्या था एलडीसीज को अपलिफ्ट करने के लिए? आइडिया क्या था? क्योंकि इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करना था, सो इट वाज न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर और नैम, नेटो। नेटो और सीटो कुड नॉट बी, इट कुड बी नैड और नैम और एनआईओ, क्योंकि हमें एलडीसीज को डेवलपमेंट की ओर लेके जाना था। सो एनआईईओ was the reason. Look, if you look at the paragraph, so it says that non-aligned country were more, ठीक है, economic upliftment के लिए was to more develop। ये चैलेंज था कि हमें डेवलपमेंट करना है, बट आइडिया क्या था? आइडिया था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ठीक, अगला पैराग्राफ लास्ट है, ये लास्ट पैराग्राफ है, इसके बाद 5 क्वेश्चन दिए होंगे, वी हैव टू सॉल्व दैट। सो इंडियन इलेक्शन इन 1971 स्टार्टेड विद कांग्रेस गरीबी हटाओ स्लोगन। सो गरीबी हटाओ स्लोगन वाज गिवन बाय इंदिरा गांधी, यू शुड नो दैट। एंड as oil prices increased in the international markets, India too was captured in the inflation। इन्फ्लेशन उस टाइम पे था इंडिया में, ये समझना जरूरी है। तभी मूवमेंट भी बहुत सारे इसके बाद हुए थे, संपूर्ण क्रांति वगैरह, वो सब इन्फ्लेशन रीजन, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, दीज वर ऑल द रीजन्स बिहाइंड दी launch of movement by JP। Rising prices of oil, food grains and other essential commodities led to massive protest in many part of the country। Student protest in Bihar and गुजरात वहाँ पे लॉन्च हो गया था, क्योंकि हमें पता है कि जो जेपी बिलोंग टू बिहार, तो बिहार और गुजरात में, और गुजरात में गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट रूल वगैरह भी लगा दिया था, इस वजह से भी लोग नाराज थे। इमरजेंस ऑफ लीडर्स सच एज मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण एमंग अदर्स। सो इन ऐसे लीडर्स का इमरजेंस होता है। मोर ओवर देयर वाज अ रेलवे स्ट्राइक ऑर्गेनाइज्ड बाय जॉर्ज फर्नांडिस to meet the demand of improved working condition and bonus for the railway employees। The period also saw the conflict between judiciary and executive। And what was the issue between what was the issue behind the conflict? So issue was the fundamental right, like government was doing something that was having effect on fundamental rights। और सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही थी? कोर्ट कह रही थी कि आप फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 13 कहता है कि नो लॉ will come such in a such way that violate the fundamental rights। तो बट इंदिरा गांधी क्या कर रही थी? वो डीपीएसपी क्लास 11th में पढ़ा होगा, तो डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही थी। तो फंडामेंटल राइट बेसिकली वाज द इशू बिटवीन behind the conflict between judiciary and executive। This conflict culminated in the famous Keshavanand Bharti case 1973 and later into the ruling declaring Indira Gandhi's election invalid। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके इलेक्शन को इनवैलिड करार दे दिया गया था, बोला था कि आपने चीटिंग वगैरह किया, इनवैलिड है। सो एज द इलाहाबाद हाई कोर्ट पास्ड जजमेंट टू दिस इफेक्ट, द स्टेट वाज सेट फॉर द पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन बिटवीन कांग्रेस एंड अपोजिशन party led by Jayaprakash Narayan। These events finally led to the declaration of emergency by the government on 50th of June 1975। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। पैराग्राफ समझ में आ गया? यू शुड रीड वंस और ट्वाइस इन एग्जाम, 1-2 बार पढ़ लेना पैराग्राफ्स को, ताकि पता चल जाए कि कह क्या रहा हो। की टर्म्स को अंडरलाइन कर लेना उस टाइम, जैसे कि गरीबी हटाओ हो गया, लीडर्स के नाम हो गए, जॉर्ज फर्नांडिस का नाम हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, केशवानंद भारती हो रहा था, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनवैलिड करार दे दिया था उनके इलेक्शन को, इमरजेंसी कब लगी थी 25 ऑफ जून 1975। इन सभी टर्म्स को ध्यान में रखना ताकि क्वेश्चन को आंसर जल्दी से दे सको। सो द स्लोगन गरीबी हटाओ वाज गिवन बाय, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इंदिरा गांधी। Next question is saying that in which two states students protest against rising food prices, oil, etc., even unemployment? So it was Bihar and Gujarat। Next question is saying who organized the railway strike in 1974? That was George Fernandez। On what condition did Jayaprakash Narayan lead the Bihar
स्टूडेंट्स मूवमेंट। तो मूवमेंट को उसने बेसिस क्या था लॉन्च करने का? देखो रीजन तो था कि गरीबी थी, पॉवर्टी था, अनएम्प्लॉयमेंट था, इन्फ्लेशन था, फूड प्राइसेस इंक्रीज हो रहे थे, ये सारे रीजन्स थे। बट कंडीशन क्या था? यहाँ पे कंडीशन पूछ रहा है, कंडीशन को याद रखना, क्योंकि अगर रीजन जाओगे तो रीजन पे ये फोर्थ वन यू विल मार्क द फोर्थ वन एज करेक्ट ऑप्शन, बट दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। सो इट विल बी नॉन वायलेंट। उन्होंने कहा था कि ये नॉन वायलेंट होगा, वी विल नॉट प्रमोट वायलेंस एंड विल नॉट एनकरेज वायलेंस। तो वायलेंस को एनकरेज नहीं करना, ये कंडीशन था मूवमेंट लॉन्च करने का। वायलेंट तो हो ही नहीं सकता, इवन आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड द does not promote the violence. It does not say that you should promote violence. तो फर्स्ट वन इज ऑब्वियस रॉन्ग। और बिहार तक तो रिस्ट्रिक्ट नहीं था, क्योंकि जो इमरजेंसी लगाने का मेन रीज़न भी ये था कि जेपी वॉज कमिंग टू दिल्ली की ओर आ रहे थे इमरजेंसी, उसलिए भी उस टाइम लगा। सो इट विल बी नॉन वायलेंट, इट वॉज द कंडीशन। टी की टर्म क्या है? कंडीशन। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है द इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी वॉज ओवर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। फंडामेंटल राइट्स बाद में, हालांकि जुडिशरी के पावर को चैलेंज किया इंदिरा गांधी ने, बहुत कुछ हो रहा था उस टाइम पे, बट मेन इशू क्या था? फंडामेंटल राइट। क्योंकि इंदिरा गांधी फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को प्रायोरिटी दे रही थी, क्योंकि डीपीएसपी में बहुत सारे सोशलिस्ट एजेंडाज हैं, उनको प्रमोट करने की बात की जाती है। बट Indira Gandhi was saying that DPSP is above fundamental right, and Supreme Court was saying that no, this is not the case. You can't violate fundamental right just for the sake of DPSPs. So that was all. That was all for this class. I hope you like the video. अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे, बहुत सारी डेट्स होंगी, याद नहीं हो रही, तो यू शुड ज्वाइन आवर क्लास, यू शुड डाउनलोड आवर ऐप and purchase our courses, then I think you'll thorough for this paper. So that's it for today. Thank you.